नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। योगी सरकार द्वारा लगातार भूमाफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वहीं यूपी मॉडल की तर्ज पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दंगे के बाद बड़ा एक्शन हुआ। एमसीडी ने दिल्ली दंगे के बाद यहां बुलडोजर चलाने का फैसला लिया और आज सुबह एमसीडी के 9 बुलडोजर इस इलाके में पहुंच गए। अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन अदालत का फैसला एमसीडी तक पहुंचते पहुंचते कई मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद देश भर में बुलडोजर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सियासी दलों की तरफ से तरह तरह के बयानबाजियां अब शुरू हो गई हैं। ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि तुर्कमान गेट 2022 इतिहास बताता है। 1976 में जो लोग सत्ता में बैठे थे वो वर्तमान में गायब हो चुके हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को यह याद रखना चाहिए कि सत्ता और शक्ति शाश्वत नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर को लेकर कहा कि बीजेपी ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े व दलित इनके निशाने पर हैं। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं। बीजेपी दरअसल संविधान पर यह बुलडोजर चला रही है। राहुल गांधी ने भी बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल में बैठी नफरत को ध्वस्त करना चाहिए। सियासी दलों की तरफ से आए बयानों के बाद से बुलडोजर पर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। जो कुछ भी हो चुका है ये तुर्कमान गेट 2022 है और ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा यह है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज़ यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी। आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। तो आप कौन होते भैया कोर्ट फैसला करने वाले कि कोई क्रिमिनल है या कोई कोर्ट तय करेगा। तो आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और आप क्रूरल्टी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो इस बुलडोजर की कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो भी सुनिए। क्योंकि जिस तरीके से सरकार चल रही है, सरकार के चलाने का तरीका बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने का है। आज सवाल इस बात का है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और लगातार अगर अवैध और वैध कौन तय करेगा। बुलडोजर चल रहा है। आपने कहा है सर, और सरकार तो खुद ही अवैध है। जिस तरीके का जन मानस का समर्थन था वो समर्थन वोट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अवैध सरकार खुद बनी है। तो इस सरकार में बुलडोजर कब चलेगा। सवाल ये है कि बुनियादी मुद्दे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं और आज इस तरीके से मुसलमान समझ करके बुलडोजर चला देना, बिल्डिंग तोड़ देना, क्या है ये। क्या संविधान को नहीं मानते? क्या संविधान से नहीं देश चलेगा? योगी सरकार की बुलडोजर नीति को हर राज्य अपनाने लगे हैं। यूपी के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब दिल्ली में भी माफियाओं, गुंडों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा है।
बाबा का बुलडोजर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि यूं कहें कि वारदात अपराध पर लगाम लगाने का मुख्य हथियार हो चला है ये बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अखिलेश पहले तंज कसते हैं, लेकिन आज ये दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। बुलडोजर पर बवाल है, राहुल और अखिलेश ने सवाल उठाए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में यूपी मॉडल, यूपी की तर्ज पर तेज हुई बुलडोजर कार्रवाई। लखनऊ से दिल्ली तक बाबा का बुलडोजर, अपराधियों का खौफ का ट्रेलर बाबा का बुलडोजर। योगी की राह पर कई राज्य सरकारें, योगी सरकार की बुलडोजर नीति को हर राज्य अपनाने लगे हैं। यूपी के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब दिल्ली में भी माफियाओं, गुंडों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा है। बाबा का बुलडोजर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि यूं कहा जाए कि वारदात अपराध पर लगाम लगाने का मुख्य हथियार हो चला है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अखिलेश पहले तंज करते थे, लेकिन आज ये दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। बुलडोजर से अपराधियों के मंसूबे को खाक में मिलाने की संस्कृति यूपी से निकलकर देश के कई राज्यों में धमाल मचा रहा है। बुलडोजर की आलोचना शुरुआत में जरूर हुई, लेकिन अब योगी की छवि को एक सख्त प्रशासन में तब्दील कर दिया है। बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। बुलडोजर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का मुख्य हथियार साबित हो रहा है। योगी का बुलडोजर वैसे तो 5 साल से चलता रहा, लेकिन यूपी चुनाव के समय से ज्यादा हाईलाइट हुआ। खासकर जब विपक्ष ने इस एक्शन पर सवाल खड़ा करना शुरू किया, तो भाजपा ने इसे सकारात्मक रूप से उछालना शुरू कर दिया। बाबा का बुलडोजर चलता भी है, धमाल भी मचाता है और दूसरे राज्यों की सरकारों को इसी रास्ते पर चलने का रास्ता हमवार करता है। अपराध पर नकेल कसने का बुलडोजर मुख्य हथियार। यूपी के बाद एमपी, गुजरात और राजस्थान ने किया प्रयोग। अब दिल्ली में भी बुलडोजर का धमाका। इस चलन की शुरुआत यूपी से हुई थी। माफियाओं के अवैध ठिकानों पर चलता है बुलडोजर। गुंडों, बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए चलता है बुलडोजर। बुलडोजर से यूपी में माफियाओं और गुंडों का जीना मुहाल। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद बुलडोजर का प्रयोग। 2017 से अब तक बुलडोजर की कार्रवाई जारी। मुख्तार अंसारी से लेकर विजय मिश्रा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चले। सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाया गया। 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। तो आपने देखा कि कैसे 2017 से इस बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, जब मुख्यमंत्री पहली बार योगी आदित्यनाथ बने थे उत्तर प्रदेश के, और तब से लेकर अब तक यूपी में तो ये बुलडोजर चल ही रहा है, बाकी राज्य भी इस कार्रवाई को अपना रहे हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी ये बुलडोजर काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है, यहां तक कि अब दिल्ली में भी ये बुलडोजर पहुंच गया है। चर्चा इस पर आज हम करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता हैं प्रियंक पांडे। प्रियंक पांडे जी, आपका स्वागत है। पूर्व एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से शशांक यादव। शशांक यादव जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है रमेश ठाकुर। रमेश ठाकुर जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक पिपिन शर्मा। पिपिन शर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रियंक पांडे जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। भाई, ये बुलडोजर की कार्रवाई तो इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। सर, राहुल और अखिलेश कह रहे हैं कि पहले अपने दिल में बसी नफरत पर आप बुलडोजर चलाइए, उसके बाद बिल्डिंग को तोड़िए। प्रियंक जी। पराग जी, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने जो काम दशकों से किया, अपराधियों को शरण देने वाला, वो भाजपा ने उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। और जब अपराधियों के मन से ये डर, मन से ये खौफ निकल जाता है कि बस जेल ही तो जाना है, और वो पुष्पा के स्टाइल में स्टाइल मारते हुए जेल में जब जाते हैं, तो इस तरह की कार्रवाई की जाती है। जो भी गरीबों का, समाज का, कोई भी कानून तोड़ेगा, गरीबों का हक छीनेगा, समाज का कानून तोड़ेगा,
तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलता है। और इस बुलडोजर का असर ये है, पराग जी के आज अपराधी 100 बार अपराध करने के बाद सोचते हैं। जो हजारों एकड़ की संपत्तियां इन लोगों ने इकट्ठा कर रखी थी अवैध रूप से, आज वो सब खाली कराई जा रही है और वो गरीबों में वितरित किया जा रहा है। और बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। और ऐसे लोग जिन्होंने समाज को नर्क से बदतर बनाकर रखा था, उनके लिए समाज में कोई जगह नहीं, उनकी जगह जेल की काल कोठरी है। और उनके कमाए गए इस अपराध के धन को समाज के गरीब और निराश्रित और पंक्तियों बैठे अंतिम व्यक्ति तक बांटने का काम बीजेपी की सरकार करती रहेगी। पराग जी, ठीक है। शशांक यादव जी, प्रियांक जी तो कह रहे हैं कि आपने उन लोगों को आसरा दिया और अब हम उनके अवैध जो निर्माण हैं उनको ध्वस्त कर रहे हैं बुलडोजर से, और ये कार्रवाई तो चलती रहेगी, अब चलती रहे कार्रवाई, सवाल आप लोग उठा रहे हैं। शशांक जी, ये बुलडोजर की कार्रवाई से दिक्कत क्यों समाजवादी पार्टी को हो रही है अगर अपराधियों पर और अराजक तत्वों पर कार्रवाई हो रही है? शशांक जी, जिस बुलडोजर चलने पर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है, जिस बुलडोजर चलने पर सुप्रीम कोर्ट रोकने का कार्रवाई कर रहा है, मुझे पहले मैं कुछ समझने दीजिए। और सबसे बड़ी चीज देखें कि बुलडोजर चीजों को समझने की बात है। घुमाने के लिए आप कह दीजिए अपराधियों पे चल रहा है, तो बेचारे प्रधानमंत्री आवास भी तो गिराए गए बुलडोजर में। जब आप उन्माद में होते हैं, सत्ता के मद में होते हैं, तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। और इसीलिए डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ बना है, शासन हमेशा कानून से चलेगा। और इसीलिए क्योंकि सख्त प्रशासक जो है, अगर इसकी और सख्ती करेंगे तो फिर वो तानाशाह, और तानाशाह से और आगे बढ़ेगा तो फिर नॉर्थ कोरिया लगेगा। डेमोक्रेसी में राजा जो है वो वेलफेयर स्टेट को ध्यान में रखता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, कि वो जनता का एक संरक्षक के रूप में होता है जी। सत्ता से कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, सत्ता की बहुत बड़ी ताकत होती है। आज सत्ता ने एक बार नुकसान कर दिया, आप कहोगे कि साहब कानून में जाइए, अगर सरकार ने गलत किया है तो आप मुआवजा क्लेम करिए। लेकिन एक जिसका आशियाना बिगड़ जाता है, एक जिसका रोजी रोटी का धंधा खत्म हो जाता है, वो एक जो है इस किस्म से एक माहौल बन जाता है कि उसकी भरपाई हो नहीं सकती, जो व्यवहारिक बात है। ये चीजें देखने में बहुत अच्छी लग रही है, प्रचार के लिए बहुत अच्छी लग रही है कि साहब हम अपराधियों के साथ कर रहे हैं। या जहांगीरपुरा में जो घटना हुई, जब संस्थाओं में आपस में अविश्वास होता है, आज से पहले कोई सपने में भी सोच सकता था कि सुप्रीम कोर्ट को, जहां पर आप जैसे चैनल तुरंत 1 मिनट के अंदर न्यूज दिखा रहे हैं, साहब सुप्रीम कोर्ट ने इससे कर दिया है, और एनसीडी कह रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला। और मेरे ख्याल में पहली बार दुनिया में, हिंदुस्तान के लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि 1 घंटे के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा आदेश करना पड़ा। तो ये जो उन्माद की राजनीति है, ये बेटर नहीं है। बुलडोजर को जो सत्ता का प्रतीक बना दिया है, लड़ाई इस पर है। ये कौन कहता है कि अपराधियों पे कार्रवाई ना करें, ये कौन कहता है कि अवैध अतिक्रमण ना हटे, लेकिन बस इतना ही तो कहते हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ में इवन जो पब्लिक प्रॉपर्टी प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट है, जिसमें सरकार को अधिकार है किसी भी अतिक्रमण को हटाने का, वहां पर भी नोटिस का प्रोविजन है। वहां पर भी ये चीज है कि पहले आप देंगे, सुनवाई का मौका देंगे। और इतनी कार्रवाई हो गई, मुझे ये बताइए 7-7 साल बीजेपी का शासन रहा है, उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई हुई जिनकी जिम्मेदारी थी कि अवैध निर्माण ना हो? उन पर आप, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा कि कहीं पर भी इतनी कार्रवाई हुई। और प्रशासनिक किसी भी अधिकारी पे किसी की तो जिम्मेदारी होगी कि ये अवैध निर्माण ना हो। अगर अवैध निर्माण था तो उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई हुई? इसलिए लगता है कि ये केवल एक प्रचार की एक तरीका बना लिया है, और जैसा एक स्पष्ट लगता है कि अन्य मुद्दे पीछे और बुलडोजर की राजनीति को हाईलाइट किया जाए, इसलिए हम कहते हैं कि बुलडोजर की राजनीति। ठीक है रमेश ठाकुर जी, ये असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश क्या सरकार कर रही है, ये शशांक यादव जी कह रहे हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि साहब कार्रवाई रोकिए, लेकिन पहुंचते पहुंचते इतना वक्त लग गया कि कई मकान ध्वस्त कर दिए।
नहीं सर, ये बोलिए कि सुप्रीम एमसीडी ने कहा कि ठीक है। हमारे हाथ में आदेश नहीं आया। चलिए ठीक है, अब आऊंगा आपके पास। रमेश ठाकुर जी से मेरा सवाल दोनों है। बात देखिए, दोनों बातों में फर्क है कि हाँ। आदेश देर में आया और चैनल्स पे चलने के बाद एमसीडी बोल रही है कि हमारे हाथ में आदेश नहीं आया। ठीक ये है। हिम्मत किसी इंस्टीट्यूशन की पहली ठीक है बार सर, हुई है, अब रमेश किसी की ठाकुर जी को हैसियत सुन नहीं लेते हैं। थी। ठीक है, रमेश ठाकुर जी। देखिए देखिए पराग जी, सारा काम संवैधानिक तरीके से होता, कानून के तरीके से होता, लॉ के तरीके से होता है। बिल्कुल सही बात है, शशांक जी कह रहे हैं कि चैनल पे चल गया और फलाने मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया में आ गया। ठीक है, आ गया और हाथ में आ जाना, ये दो तरह की चीजें हैं। यहां हम किसी को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि ये इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो अगर कोई गुनाह कोई करता है, अदालतों में आप देखो, निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट में देखें तो जिस तरीके से केसों का बोझ है, और आप किसी अदालत में जाके देखो, एक व्यक्ति का पता चला जिसने भी केस डाला है, जो पीड़ित है या दूसरा कोई पक्ष है, तो सालों बीत जाते हैं, पिताजी केस डालते हैं, वो गुजर जाते हैं और बच्चे ही बड़े हो जाते हैं, तब तक कोई फैसला नहीं आता। लेकिन हम चाहते हैं हमारे संवैधानिक प्रक्रिया बहुत मजबूत हो और इस तरह की कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट इस तरह के बनना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, मतलब अब व्यवस्था कुछ एक अलग तरीके से चल पड़ी है। जब कोई चीजें राजनीतिक तौर पे जुड़ जाती हैं, ये पूरा मुद्दा अगर आप देखो तो बुलडोजर को थोड़ी देर के लिए हटा दो, जो जहांगीरपुरी में हुआ, और शोभा यात्रा से पहले तक 3-4 दिन पहले तक सब माहौल शांत था, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि बलबा कट जाता है, दोनों तरफ से पथराव शुरू हो जाते हैं। मैं अभी तो दोनों तरफ से ही कहूंगा, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा है कि पथराव एक तरफ से हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, पथराव दोनों तरफ से हुआ है। उसके बाद ये चीजें हुई हैं। अब ये मामला अभी कोर्ट में तो गया नहीं, किसी जज के पास तो गया नहीं कि जज ने बहुत जल्दी फैसला सुना दिया हो, इसके जो दोषी हैं उनके सारे के सारे घर मकान सब तोड़े जाएं। ये कोर्ट के आदेश से अगर होता तो हम समझते कि ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत में हो रहा है। लेकिन दूसरी बात है, ये जब से आज दोपहर से जब से कार्रवाई हुई है, तो सोशल मीडिया में अगर प्रयाग जी देखें, हम आप मीडिया के लोग हैं, जब देखते हैं तो मीडिया में दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, एक बहुत खुश है, एक और बहुत ज्यादा नाराज है। ठीक है, वहां तक हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे सऊदी अरब में क्या होता है, इसी तरीके की चीजें होती हैं। वहां पे चोरी करता तो हाथ काट दिए जाते हैं, कोई रेपिस्ट होता तो उसके नपुंसक वगैरह कर दिया जाता है। ये सारी चीजें हम चाहते हैं। जब प्रियंका रेड्डी का जब मामला हुआ, उनका रेप हुआ था जब हैदराबाद में, तो उनके आरोपियों को, ठीक है, कहानी पुलिस ने कोई भी गढ़ी हो, उस पे नहीं आएंगे, लेकिन उनको ऑन स्पॉट पे जाके, उसी स्पॉट पे जहां पे ये घटना हुई थी, उनको गोली से मारा गया। ये कह दिया गया वो एनकाउंटर हुआ, वो भाग रहे थे, लेकिन सबको पता था वो क्या था, किस तरह की घटना घटी थी। लेकिन उसमें प्रतिक्रिया लोगों की इस तरीके से नहीं आई थी कि यह गलत हुआ। लेकिन यहां पे जो हुआ, देखो, अगर अतिक्रमण की अगर बात करते हो तो पूरी दिल्ली, 80% दिल्ली आज भी अतिक्रमण करती है, और 80% लोगों के घर जो हैं वो नक्शे से नहीं बने हुए। अगर तोड़ना है पूरी दिल्ली तोड़ दो आप, बिल्कुल। तो फिर किसी सरकार का आप इंतजार मत करो, कोर्ट का इंतजार मत करो। तो मुझे लग रहा है जहां तक फैसला जो है थोड़ा राजनीतिक है, अटपटा है, संवैधानिक चीजों का ख्याल नहीं रखा गया। आगे चीज अगर आपको इजाद करनी है तो आपको पूरी व्यवस्था को रिफॉर्म करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, आपकी एमसीडी से लेके दिल्ली सरकार, सबको रिफॉर्म करना पड़ेगा, जो इतना पॉसिबल लगता नहीं है। बहुत दूर की कौड़ी ये है। जब कोई क्राइम करता है, आप, ठीक है, हम कहते हैं, हम तो हर बार पूरा एक जितने भी संवैधानिक चीजें उसके दायरे में रहकर, अगर एक बुद्धिजीवी किसी व्यक्ति से पूछो तो यही कहेगा कि आप संवैधानिक प्रक्रिया को इतना मजबूत कर दो, जो जटिलता है उसको खत्म कर दो। अगर जिसको न्याय देना है आप तुरंत दो, तुरंत उस पर ऐसा कोई व्यवस्था लाओ कि उसमें कोर्ट में जाएगा, सिंगल बेंच या डबल बेंच या ट्रिपल बेंच या 5 बेंच, जो भी है, अगर कोर्ट उसको सुनेगा, उसका फैसला जो भी सुनाता, 1 घंटे में आप कार्रवाई करो। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जब कोर्ट का कोई फैसला आता है तो वो फैसला थाने में जाते जाते, या जो कोई आरोपी छूटता है उसको तक जाते जाते 3-4 दिन लग जाते हैं। ये अक्सर हम लोगों ने देखा। आप ऐसी कोई व्यवस्था कराओ कि वहां पे ये क्राइम हुआ है, उसका सीधा एक जज ने उठा के फैसला दे दिया, उनको घर को, दुकान को उसको ध्वस्त करो, बना तो ऐसी प्रक्रिया, हर एक आदमी आपका साथ देगा। लेकिन ये नहीं, राजनीतिक तौर पर ये चीज अगर हो रही है, चाहे आप राजनीतिक चश्मे से मत देखो,
ये दुकान किसकी तोड़ी गई? झा की तोड़ी गई, गुप्ता की तोड़ी गई, ठाकुर की तोड़ी गई, या किसी मौलाना की तोड़ी गई? ऐसे नहीं, आप ये लॉ के अधीन और लॉ के अंदर आके अगर ये काम करो तो मुझे लग रहा हर कोई आपके पक्ष में रहेगा। जी ठीक है विपिन शर्मा जी, मैं आपसे सर समझना चाह रहा हूं आप कैसे इसका एनालिसिस कर रहे हैं। बिना किसी प्रोसीजर के सीधा बुलडोजर चला दीजिए, विपक्ष तो यही कह रहा है। देखिए, मामले की तह तक जाना पड़ेगा। मैंने सारे जितने प्रवक्ता थे और बाकी पत्रकार, इनको सबको सुना मैंने, तो मैं कुछ अलग विचार रखूंगा यहाँ पर जी। कि देखिए, यहाँ पर तुलना करनी पड़ेगी कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, वहां पर स्थिति बेकाबू क्यों हुई? वहां पर यथास्थिति बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि लॉकडाउन के क्या मायने थे? लॉकडाउन के मायने ये थे कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहे। और प्रवासी मजदूर क्यों मजबूर हो गया पलायन करने के लिए, लंबे सफर पर क्यों निकल गया? जो बैग थे वो ट्रॉली का काम करने लग गए, गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पे निकल गई बच्चों को अपने साथ लेकर। तो यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि वहां पर भी राजनीति ने थमने का नाम नहीं लिया। सियासी रोटियां सेकते रहे नेता, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे। वहां पर तालमेल का अभाव था। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में वहां पर अगर तालमेल बना के रखते तो लॉकडाउन के नियमों का जो अनुपालन करना था उसकी धज्जियां नहीं उड़ती। यही बात यहां पर भी हुई है कि धार्मिक आस्थाओं को, देखिए, वहां पर सबको संवेदना दिखानी पड़ेगी, किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, कोई भी है। यहां पर यही एक अच्छे महान मुल्क की पहचान है। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कितनी छवि खराब होती है। यहां पर बहुत आसान है एक दूसरे पे लांछन लगाना, बोलना कि देखिए आप सांप्रदायिक हैं। दो बातें हैं यहां पर कि यहां पर पहले यह स्थिति क्यों हुई? क्या यह सुनियोजित तरीके से दंगे कराने की कोशिश करी गई थी? दिल्ली को दिल्ली दहल जाए। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की धड़कन है। यहां पर जब यह साजिश थी तो ये जो बातें हैं, ये एक तरफ कि उसमें वहां पर कार्रवाई हो रही है, कई लोगों को चिन्हित करा गया है, दंगाई जो जितने हैं। लेकिन यहां पर मुद्दा यह भी समझना पड़ेगा कि कैसे नजीर पेश हो, कैसे आड़े हाथ लिया जाए ताकि दोबारा ऐसी वारदातें ना हो। और ये जो देखिए बुलडोजर की जो बात है वो एक अलग मुद्दा है कि यहां पर कि उस पे यहां पर कि आप संविधान की अगर धज्जियां उड़ाते हैं या संविधान के तहत कुछ करते नहीं है तो उसकी तो निंदा होनी चाहिए। निश्चित बात है कि कानून को कोई हाथ में ले नहीं सकता, जुडिशियल प्रोसेस अलग है, संविधान का आपने मान सम्मान करना है। लेकिन यह भी समझना है कि जब कई लोग बाज नहीं आते तो वहां पर उसके लिए क्या समाधान है वो तो यहां पर अभी इस समय ये समय की पुकार है यहां पर कि जितने नेता हैं अपने मतभेद बुलाकर पहले देश हित की बात करें। क्योंकि यहां पर कोरोना काल में हमने जी के देखा, सदी की जब सबसे बड़ी महामारी आई, घरों में कैद रहना पड़ा। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा, बच्चों पे इसका कितना बड़ा असर हुआ है वो आने वाला वक्त तय करेगा। जब घरों में उनको रहना पड़ा, खेल कूद के मैदान से दूर, शिक्षा के मंदिरों से दूर, ऑनलाइन मोड पे वो उनको मजबूर हो गए पढ़ने के लिए, तो उन पे भी असर हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चों ने धैर्य दिखाया तो बड़े कब समझदार बनेंगे। यहां पर समय आ गया है कि जब सारे नेताओं को राजनीतिक दलों को एक मंच पर बैठना पड़ेगा। ये देश हम सबका है, किसी ने किसी से पूछा नहीं कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं, कितने बड़े देशभक्त हैं। लेकिन यह समय है कि यहां पर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आग में घी डालने का काम तो बहुत आसान होता है, शह दे दिया आपने, और लेकिन उससे नुकसान किसका होगा कि भोली भाली जनता का नुकसान होगा। आगजनी हो गई, पत्थरबाजी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। यहां पर पहले भी 2020 में हमने देखे कि जब दंगे हुए यहां पर सीए को लेकर। अब वक्त आ गया है कि जब हमने अपनी इस महान मुल्क को, जिसपे हम सबको गर्व है, नाज है, कि अगर उसको महाशक्ति बनाना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला लाल किले की प्राचीर से कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। ऐसी बातें हो तो बात समझ आती है कि आप हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाए। यह अगर दंगे फसाद हो रहे हैं, यहां पर सबकी जिम्मेदारी बनती है। आम आदमी पार्टी की भी बनती है, भाजपा की भी बनती है, बाकी विपक्षी दलों की बनती है कि वो आग में घी न डाले। यहां पर धैर्य पूर्वक काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे दंगे फसाद दोबारा ना हो जिससे हमारे देश की छवि खराब होती है। एक तरफ हम बात करते हैं कि हम हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएंगे, वहां पर 2 कदम आगे ले रहे हैं और 4 कदम पीछे हो जाए, ये कहां की समझ है। ये समय है कि अब सारे मतभेद बुलाकर संयम से एक मंच पर बैठना पड़ेगा। जो कुछ मामले, अंत में ये बोलूंगा, कुछ मामले जो जनमानस से जुड़े होते हैं, राष्ट्र हित के होते हैं, वहां पर मतभेद भुला देने चाहिए। यही अपेक्षा करी जाती है नेताओं से जिनको रोल मॉडल समझा जाता है। चुनावी मैदान में जब वो उतरते हैं, क्या बड़े बड़े वादे करते हैं, उस समय उनसे अपेक्षा करी जाती है कि कुछ ऐसे कदम उठाएं, ऐसे कार्य करें जिसपे जनता को नाज हो, कि जिन पे उन्होंने अपना भरोसा जताया है। लेकिन ये विपिन जी, मुझे लगता है कि आपने एक बड़ी बात कर दी है। क्या आज के दौर में, ऐसे माहौल में
सभी राजनीतिक दलों को हम एक साथ देख पाएंगे? क्या फेस टू फेस एक टेबल पर बैठकर बातचीत हो पाएगी? क्या ये संभव लग रहा है? ये बड़ा सवाल है, इस पर मैं आऊंगा, रमेश ठाकुर जी से भी कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंक पांडे जी, सवाल ये है कि आरोपी के ऊपर आरोप लगते ही, किसी भी शख्स के ऊपर आरोप लगते ही उसका जो ठिकाना होता है वो अवैध कैसे हो जाता है? पराग जी, अभी तक जहां बुलडोजर चला है वो कोई साधु या संत नहीं रहे, वो समाज सेवी नहीं रहे। सवाल वही है ना कि अगर अवैध है तो आप पहले कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आपके अधिकारी क्या करते रहते हैं पहले से, और जब आरोप लग जाता है तब उसका ठिकाना अवैध हो जाता है? पराग जी, पिछले 5 सालों से हम लोग सत्ता में आए हैं, और हम लोग जब से सत्ता में आए हैं तब से इस पर कठोर कार्रवाई हो रही है। कोई भी गुंडा माफिया सर उठाने की हिम्मत उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं कर रहा है। या तो वो प्रदेश छोड़कर जा चुका है या उसकी जगह जेल में है। दूसरी बात, उसने जितने भी संपत्तियां पिछली सरकारों में अर्जित की, जो गरीब लोगों से छीना, सरकारी जमीनों को कब्जा किया, उन सब संपत्तियों को वो हम लोग वापस ले रहे हैं, और जिससे उन्होंने छीना था उसको वापस दी जा रही है। और रही बात जिसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वो कोई साधु संत नहीं है। उनके ऊपर 60, 65 गंभीर धाराओं में मुकदमे, किसी को हत्या, लूट, डकैती और जान से मारने तक की जो अपराध है वो सब उन लोगों के ऊपर रहा है। और इतने कुख्यात अपराधी जो कानून की रक्षा करने वाले पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं, ऐसे कुख्यात अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई चली है। और इस कार्रवाई का असर आज ये रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में कोई एक ईटा भी मारने की, एक ढेला भी मारने की हिम्मत नहीं करता। पराग जी, उत्तर प्रदेश में आज देखिए कानून का राज कायम है। उत्तर प्रदेश में एक भी घटनाओं को पिछले 5 सालों में आप जिक्र नहीं कर सकते। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, कोई धार्मिक उन्माद नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश की शासन क्षमता को दिखाता है और उत्तर प्रदेश की नेतृत्व की ताकत को दिखाता है। नेतृत्व अगर अपने पर आ जाए पराग जी, तो कोई भी गुंडा माफिया अपराध नहीं कर सकता है। और शशांक जी, इच्छा शक्ति को जागृत करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक सुशासन का माहौल उत्तर प्रदेश में कायम किया है। रही बात बुलडोजर की कार्रवाई किसी साधु संत पर नहीं, जो गंभीर आरोप में संलिप्त है, जिन्होंने जनता का धन लूटा है, जिन्होंने समाज के पीड़ित लोगों की जमीनें लूटी है, ये कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। वो कोई साधु शशांक जी सही कह रहे हैं क्या प्रियंक जी? कानून व्यवस्था बेहतर उत्तर प्रदेश में, और सवाल यह है कि जब अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, तो आप लोग क्यों नहीं आगे चलकर कहते हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो आप अपराधियों पर करिए, लेकिन अगर गलत है तो उसके लिए सवाल भी उठाइए? मैं वही कह रहा हूँ, प्रियंक जी ने तो वही जो पहले था उसी चीज को रिपीट किया, कोई नई चीज नहीं कही। लेकिन मैं आपको एक तथ्य देता हूँ, बरेली में विधायक शहजील इस्लाम साहब का पेट्रोल पंप बस्ट किया गया। अगर पेट्रोल पंप की आपको प्रक्रिया मालूम हो तो हर स्टेप पे एनओसी होती है। जब आप तो ये कह रहे हैं ना कि पिछली सरकार में सारे स्थापित हुए थे। अरे सुनिए तो, अब आप पहले पूरी सुन लीजिए, फिर आप उनको जवाब दीजिएगा, आप भी जवाब दीजिएगा। पेट्रोल पंप जब भी लगता है तो जमीन का भी एनओसी होता है, जमीन के बाद जो नक्शा बनता है उसका एनओसी होता है, उसके बाद जो स्टेट से जो हाईवे है, हाईवे से दूरी का वो नापी जाती है, पीडब्ल्यूडी उस पर देता है, बिजली वाले एनओसी देते हैं, फायर ब्रिगेड वाले एनओसी देते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता तथ्यों में कि शहजील इस्लाम साहब का, विधायक जी का पेट्रोल पंप सही बना गलत बना, मैं नहीं कहता, लेकिन आपके पास, गवर्नमेंट के पास पिछले 5-6 साल के वो सर्टिफिकेट्स मौजूद है कि जिन ऑफिसर्स ने वो एनओसी दिए थे। अगर एक गजटेड ऑफिसर एनओसी दे रहा है तो आप के पास तो पूरा का पूरा आप ट्रैक कर सकते हो, किसने जमीन की एनओसी दी, किसने फायर ब्रिगेड की एनओसी दी, किसने नक्शा पास किया और कैसे वो बन गया वहां पे। तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप बना था ऐसे? आप ये स्वीकार कर रहे हैं क्या यादव जी? नहीं, आप फिर देखिए, बात को घुमाइए नहीं। जो मैं सवाल कर रहा हूँ उस सवाल को समझने की कोशिश करिए। मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल वही है। अगर प्रियंक पांडे आप पर आरोप लगा रहे हैं तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं पहले उस बात को समझिए। हाँ। मैं कह रहा हूं कि अगर शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप अगर गलत तो मैंने पूछा प्रियंक जी से सवाल, वो तो पूछा ना, आपके सामने पूछा, लेकिन आप क्या स्वीकार कर रहे हैं?
भाई आप सवाल तो सुनने नहीं चाह रहे, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। सवाल पहले तो मेरा मेरा काम है सवाल सर पूछना, समझिए। जवाब आप दीजिए। नहीं तो मैं जो दे रहा हूं आप उसका जवाब तो आने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि बोलिए। एक हर चीज हर चीज एनओसी, जिसमें हर विभाग की एनओसी लगी हुई है, और अगर गवर्नमेंट ने ये पाया कि शैलेंद्र पराग जी मुद्दे पे रहे, मुद्दे से डिबेट भटक रही है। तो फिर उन अधिकारियों पे मैं सीधे कह रहा हूं आप ठीक है। अवैध काम को हटाइए, लेकिन जिन अधिकारियों की लापरवाही से अवैध निर्माण हो रहा है और ठीक है। वो ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप करेंगे तो ठीक है, चलिए। बैलेंस होगा कि ठीक है। सरकारी ईमानदार। चलिए ठीक है, रमेश ठाकुर जी आपके पास में आ रहा हूं। जो बात विपिन शर्मा जी ने कही सर, उस पर एक आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। क्या आज के दौर में ये सब संभव आपको लग रहा है? नहीं, संभव क्या, वो तो हो ही रहा है, संभव तो हो ही गया सारा। अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि नजीर पेश की जाए, तो अच्छी बात है, नजीर पेश होनी चाहिए, लेकिन हर चीज में होनी चाहिए। और वो नजीर पेश कौन करेगा? क्या जो नजीर पेश कर रहा है क्या वो पाक साफ है, या वो दूध की तरह, पानी की तरह वो धुला हुआ है? ये भी देखना पड़ेगा। पहले मैं अभी शशांक यादव जी की बात पे आता हूं। शशांक यादव जी ने कहा कि शहजुल इस्लाम क्या जो पेट्रोल पंप तोड़ा गया, क्योंकि मेरा लोकल का इलाका है, बरेली का ही, जी। तो उसमें कुछ चीजें निकली हैं वहां पे, जो एनओसी की बात करी है, क्योंकि पेट्रोल पंप का हमारा भी अनुभव है। तो जमीन से लेके इंडियन ऑयल इंस्पेक्टर आता है, वो कई सारी चीजों को देख रेख करता है। तो जब जांच हुई है तो 2-3 जो एनओसी है पीडब्ल्यूडी की तरफ से, जो बिजली वाला देता, ये पाई गई थी, ऐसी नहीं मिल पाई है उनके पास में। लेकिन ये तब हुई जब उन्होंने कुछ मंत्री के खिलाफ बोला, योगी जी के खिलाफ बोला, तो उसके बाद में ये सारी चीजें निकल के आई। अब इसमें दोषी कौन है? दोषी शहजुल इस्लाम प्रथम दृष्टया तो वो है नहीं। उनकी चैन पे आप जाइएगा, उस चैन पे जाइएगा, किस अधिकारी ने दी, कौन रजिस्टर्ड अधिकारी था, उनको सबको पकड़ना चाहिए। तब मुझे लग रहा है वो नजीर पेश होती है। आपने सीधे हमने कोई गुनाह करा और हमारे गुनाह करवाने वाले पीछे बहुत सारे हैं, उनको तो आपने छोड़ दिया, हमारी गर्दन पकड़ ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप पूरी चैन को नहीं पकड़ोगे तब तक ये चीजें सॉल्व होने वाली नहीं है। अब बात आ जाती है कि जो डिबेट पे आते हैं, जो जहांगीरपुर वाले जो मामले में हुआ है पूरा, और ये तस्वीरें कोई इंडिया तक सीमित नहीं रही हैं, ये कई जगह गई हैं, कई जगह देखी जा रही हैं। तो बाकी अपोजिशन इसको इस तरीके से पेश कर रहा है कि हिंदुस्तान में अराजकता फैल गई है, हिंदुस्तान में तालिबानी हुकूमत आ गई है, ये सारी चीजें कही जा रही हैं। मुझे लग रहा है इससे हम सबकी बदनामी होती है, ये नहीं होना चाहिए। अब आप जब अवैध चीजों पे आ जाते हो, अवैध चीजों पे जब आपका बुलडोजर चलता है, तो हिंदुस्तान पे मुझे लग रहा है जब आप सही से एनालिसिस करोगे, बुनियादी चीजों को सही से आप पकड़ोगे, तो कई सारी चीजें ऐसे आपको अवैध दिखाई देगी। दिल्ली का सचिवालय आप देखिएगा, खादर के बिल्कुल इलाके में बना हुआ है, और जो एक रूल रेगुलेशन ये कहते हैं कि 35 मीटर पे दूरी होनी चाहिए, बिल्कुल वो तट पे बना हुआ। अगर तोड़ा जाए, अगर कानून पे आओगे, तो ये पूरा जो नया, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनी हुई है सचिवालय की, ये पूरा ध्वस्त कर दो, इसको सारा तोड़ दो। तो कई सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं। लेकिन जब कानून जब बनता है, उसको फॉलो कौन करता है, फॉलो नहीं कर रहा है, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आप ठीक है, नजीर पेश जब करना चाह रहे हो, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से लेके हर चीजों को आपको बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी इस तरह की कार्रवाई हो, आपको वेट ना करना पड़े। जिस तरीके से आप दलीलें दे रहे हो कि 1 घंटा हो गया, हमारे पास ऑर्डर नहीं आया था, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े खुश हैं, ठीक है, कल को ये बुलडोजर, जरूरी नहीं है बुलडोजर का एक, वो तो क्या कहते हैं इसको, निर्जीव चीज है, जीव उसको है नहीं, उसको आदमी चला रहा है, उसका जो पहिया है, उसका जो मुंह है, कहीं भी घूम सकता है। फिर ऐसा ना हो कि और की तरफ घूम जाए, फिर वो कहानी, फिर वो धर्म, समुदाय, इसमें सब चीजें बटनी चाहिए। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, मुझे लग रहा है इसको एक संवैधानिक दायरे में आपको लाना पड़ेगा, और इससे एक कानून का ऐसा जमला बनाना पड़ेगा जिससे किसी को नुकसान ना हो, और हमें डिबेट ना करनी पड़े, हमें चर्चा ना करनी पड़े, वो स्मूथली तरीके से चलते रहना चाहिए। ऐसी मुझे लग रहा है कोई आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, विपिन जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए विपिन जी। और क्या इस चेन को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि कुर्सियों पर तो वही अफसर बैठे हुए हैं ना? देखिए, चर्चा में बहुत अनिवार्य है कि हम कुछ चंद बातों का जिक्र करें। सबसे पहले टाइमिंग है। देखिए, टाइमिंग पे सारी ये जो डिबेट चर्चा हो रही है, जो वाद विवाद बना हुआ है, अगर ये मान के चलिए अवैध निर्माण था, कुछ इंक्रोचमेंट्स थी जिनको हटाने के पहले से ऑर्डर थे, नोटिस जारी करे हुए थे, तो एक तरफ तो यहां पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, कई दंगाइयों को चिन्हित करा गया है। दूसरी तरफ यहां एमसीडी ने अतिक्रमण शुरू कर दिया, इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी शुरू कर दी, बुलडोजर का इस्तेमाल कर दिया। तो
तो यहां टाइमिंग पे सवाल निशान जरूर उठते हैं कि ये क्या क्या बदले की भावना है। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू लेते हैं कि यहां पर एक अंग्रेजी का हमने शब्द सीख लिया है, वेंडेटा। किसी भी समाज के तबके के या वर्ग के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, तो वहां पर एक अंग्रेजी का शब्द सीख लिया वेंडेटा कि बदले की भावना से। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए कि इसका मतलब है कि सरकारें हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं कि कार्रवाई ना करें, क्योंकि उस पे आरोप लग जाएंगे कि आप तो वेंडेटा है, बदले की भावना से प्रेरित होकर आपने कार्रवाई करी है। तो फिर क्या करा जाए? मतलब वोट बैंक के चक्कर में क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन यह बात तय है कि जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये वक्त आ गया है कि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर एक संदेश जा रहा है, यहां पर संदेश जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, तो उससे बचने की आवश्यकता है। एक अच्छा संदेश जाए कि यहां पर सरकार सबकी तरफ उनका ध्यान है और अगर उनकी तरफ प्रतिबद्ध है, तभी यहां पर आप देश को आगे ले जा पाएंगे। नहीं तो यहां पर जो दूरियां हैं वो दूरियां बढ़ती रहेंगी। ये वक्त है कि आप दूरियों को खत्म करें, पुल बनाएं। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि एक अच्छी पहल करी थी। हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, बुलडोजर बाबा बोलते हैं। एक बात का जिक्र करना आवश्यक है कि यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पहल करी थी, जब मदरसों को हाईटेक करने की बात करी, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, कितनी अच्छी बात है। तो ऐसी अगर पहल करें, ऐसे कुछ कार्य करे जाएं जिससे सारे समाज के तबकों को एक अच्छा संदेश मिले, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सवाल तो इस पर भी उठ गए थे, खैर वो आज चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन प्रियांक जी, बहुत संक्षेप में एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, समय अब कम है हमारे पास। सवाल यह है, जो अभी जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, क्या एक गलत छवि जा रही है जिसका जिक्र अभी विपिन जी कर रहे थे? देखिए, इसकी दो मायने हैं पराग जी। पहला ये, क्या हम किसी को अपने व्यक्तिगत दुश्मनी मानकर या उससे प्रेरित होकर कार्रवाई कर रहे हैं, या जो समाज के अपराधी हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं? ये व्यक्तिगत हमला किसी पर नहीं है। जिन्होंने समाज के नियम कायदे कानून को तोड़ा है, जिन्होंने समाज को लूटा है, जिन्होंने समाज को तोड़ा है, मरोड़ा है, जिन्होंने समाज में आतंक का माहौल बनाया है, ये कार्रवाई उन पर होती है। और आज उत्तर प्रदेश की धरती पर आप देख लीजिए, जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो किसी जात या धर्म विशेष को देखकर नहीं बांटी जाती, वो सब धर्म में बराबर बंट रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, यहाँ हमारे धर्म को देखकर, यहाँ हमारे जात को देखकर ये सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है, वो हर आदमी तक पहुंचाई जा रही है। और रही बात वो कि अगर कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, कानून को हाथ पर लेगा और जिसकी हिस्ट्री सीट होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, शशांक जी, एक फाइनल कमेंट आपका बहुत जल्दी से। बस मैं तो ये कहूंगा कि मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, आपने तमाम विपक्षी नेताओं के नाम दिए, मैं दो नाम लूंगा, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब और किरण मजूर शाह, जो दुनिया में हिंदुस्तान की धाक को जमाए हुए हैं। और दोनों लोगों ने इसी संदर्भ में बड़ा स्पष्ट देश की छवि गिर रही है, और देश की छवि को अगर उठाना है तो सामुदायिक सौहार्द और सद्भाव की जो है माहौल को बनाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि उम्मीद भी करता हूं कि किसी दिन आप नारायण मूर्ति और किरण मजूर शाह के इस स्टेटमेंट, हालांकि उनको बहुत ट्रोल किया गया दोनों लोगों को, लेकिन वो दोनों एक जाने माने उद्योगपति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की शान बढ़ाई है, उनके बयानों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वही मेरी लाइन है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे और सद्भाव प्रिवेल। ठीक है, रमेश ठाकुर जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। नहीं, बिल्कुल शशांक यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही है। यही होना चाहिए सारे नेताओं को, सारे दलीय लोगों को। जब कोई मसला बड़ा हो जाता है, जैसे यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा मसला हाथ से निकल जाता है, जन संग्रह होता है, लोगों को बुलाया जाता है, बात की जाती है। ऐसी चीजें हमारे यहाँ नहीं है। आपको जब लगता है कि इतनी बड़ी चीजें हैं तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाइएगा, बुद्धिजीवी वर्ग का एक पूरा पैनल बुलाइएगा, उनसे राय लीजिएगा कि क्या ऐसा करना उचित है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। देखिए, इस तरह की अगर कार्रवाई की जाती रहेंगी, अभी प्रियंक पांडे जी ने जो कही, हालांकि मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा और ज्यादा उनकी बातों के गहराई पे नहीं जाऊंगा। अगर गहराई पे जाऊंगा ना तो ये अपनी बात से यहाँ फंस जाएंगे। जब कार्रवाई अगर होने लगेगी ना तो सफेद पोस्ट मुझे लग रहा आपके विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में दिखाई नहीं देंगे। जब अगर कार्रवाई होने लगी तो सारे के सारे दाग इतने गंदे हैं, पूछो मत, कोई बचेगा नहीं। तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए,
सर्व धर्म सबकी इज्जत हो और सब खुशहाल हो। ठीक है, जिस तरीके से सबको शशांक साथ जी ने लेकर, कहा, ठीक है, विपिन जी। देखो जब तक ऐसी सोच नहीं होगी, सामूहिक सोच नहीं होगी, तब तक ये चीजें बनने वाली नहीं। ठीक है विपिन जी, बहुत शार्प नहीं। केवल एक ही बात, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत लाइनों के साथ हमारी चर्चा का वाइंड अप करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बुलडोजर लगातार चल रहा है, इस पर बवाल भी लगातार बना हुआ है, कार्रवाई हो रही है तो सवाल भी उठ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है और बात अब कोर्ट तक भी पहुंच गई है। देखना होगा कि कहां तक ये बुलडोजर और आगे चढ़ पाता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।